हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एमसीक्यू डाइजेस्ट व्हिच हैज बीन रिलीज्ड बाय आईसीएआर फॉर May 22 एंड November 22 ऑफ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। तो आज हम लोग 41st एमसीक्यू से इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। डिस्कशन का तरीका वही होगा जो मैंने पहले पार्ट में किया था कि आप पहले अपनी तरफ से पूरा एमसीक्यू पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, और उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फटाक से मेरे एमसीक्यू की रीजनिंग आके सुन लोगे। अगर दिक्कत आती ही नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मेरी एमसीक्यू की रीजनिंग सुनने की क्या जरूरत है। और मैंने लेक्चर के नीचे टाइम स्टैम्प भी डाला है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू की रीजनिंग देखना है डायरेक्टली उस पर क्लिक करो, आपको डायरेक्टली वो एमसीक्यू देख सकते हो। आपको सारे के सारे एमसीक्यू देखने की जरूरत नहीं और आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पार्ट 1 चेक कर सकते हो, पार्ट 1 का लिंक भी मैं पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और नीचे एमसीक्यू का डिटेल भी डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर जो आज है वो है 41st एमसीक्यू। इसमें क्या बोला गया है जरा ध्यान से सुनना कि यहाँ पर मिस्टर वलिश एक एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा है, वो अपने किसी लैंडलॉर्ड को कुछ रेंट दे रहा है। अब कितना रेंट दे रहा है? एग्जैक्टली 50,000 पर मंथ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या यहाँ पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, और अगर कटेगा तो कितना कटेगा। एंड इसका आंसर है डी, ठीक है। आंसर इसका क्या है? इसका आंसर डी है। अब सवाल ये उठेगा कि आप पूछोगे कि इसका आंसर डी क्यों है, व्हाट इज द रीजन दैट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। आप मुझे बताओ इसका आंसर डी क्यों है सर। तो मैं इसका आंसर आपको डी बताऊंगा क्यों है। मिस्टर वलिश इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मिस्टर वलिश को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब रेंट का टीडीएस दो सेक्शनों में कटता है, एक या तो सेक्शन 194I या तो सेक्शन 194IB। अब पहले पता लगाते कि क्यों 194I में मिस्टर वलिश टीडीएस नहीं काटेगा। 194I में मिस्टर वलिश इसलिए टीडीएस नहीं काटेगा क्योंकि मिस्टर वलिश इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 194I तब एप्लीकेबल है जब उनके लास्ट ईयर का टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, तभी उनके लिए एप्लीकेबल है। अदरवाइज उनके लिए 194I इज नॉट एप्लीकेबल। अब मिस्टर वलिश के लिए अगर 194I एप्लीकेबल नहीं है तो 194IB भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि 194I भी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके लिए 194I एप्लीकेबल नहीं है। एंड देयरफॉर द क्वेश्चन इज, तो क्या मिस्टर वलिश के लिए 194I भी एप्लीकेबल होगा? वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 194I भी तब एप्लीकेबल होता है जब किसी बंदे का पर मंथ का रेंट 50,000 से ज्यादा होगा। तो यहां पर मिस्टर वलिश का रेंट एग्जैक्टली 50,000 है, तो यहां पर 194IB भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यह है अपना एमसीक्यू नंबर 41। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक कि 194I और 194IB दोनों में भी टीडीएस नहीं कटने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 42, चलिए एमसीक्यू नंबर 42 की रीजनिंग जानते हैं। एमसीक्यू नंबर 42 का आंसर क्या है? उसका आंसर है सी। अगर आप आईसीआई के आंसर में देखोगे तो आंसर सी है। सी मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। अब इसकी रीजनिंग समझ लेते हैं क्यों ऐसे। देखो यहाँ पर दो बंदे, एक है मिस्टर संजय जो रेजिडेंट है और एक है मिस्टर एंड्रयू जो नॉन रेसिडेंट है और इंडिया के बाहर का सिटीजन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट, ये दोनों कर क्या रहे हैं? दोनों कमेंट्री कर रहे हैं। अगर दोनों कमेंट्री कर रहे हैं तो सपोज ध्यान से सुन लो, अगर ये नॉन रेसिडेंट कमेंट्री कर रहा है या रेसिडेंट कमेंट्री कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन क्या कमेंटेटर, क्या नॉन रेसिडेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेक्शन बनाया कौन सा? 115BBA, जहां पर बोला है कि कोई स्पोर्ट्समैन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसकी इनकम हम लोग 20% पे टैक्स काटेंगे 115BBA के हिसाब से, और 194E में उसका टीडीएस कटेगा। लेकिन वो सेक्शन जो 115BBA है और 194E है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए कवर्ड है। वो किसी तुम्हारे कमेंटेटर या अंपायर या रेफरीज उन लोगों के लिए नहीं कवर्ड है। अंपायर, रेफरीज, कमेंटेटर नॉर्मल प्रोविजन के थ्रू गवर्न होंगे। स्पोर्ट्समैन अगर है तो वो 194E और 115BBA के थ्रू कवर होगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट है और इंडिया का सिटीजन नहीं है तो। देयरफॉर यहां पर 115BBA और 194E का सवाल ही नहीं होता, ये दोनों को नॉर्मल प्रोविजन के थ्रू गवर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल, जो रेसिडेंट है उसको पेमेंट करोगे तो आप कहां टीडीएस काटोगे? 194J में, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, कमेंटेटर एक प्रोफेशनल है। जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए स्पेशल सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है 115BBA 194E, वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए है, वो अंपायर, रेफरीज और कमेंटेटर्स के लिए नहीं है। तो इसका टीडीएस कहां काटोगे? 195 में। इसीलिए जो रेसिडेंट है उसका टीडीएस 194J में और जो नॉन रेसिडेंट है उसका टीडीएस 195 में आप काटने वाले हो, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इन दोनों को आईटीआर भरना जरूरी है? यस, इन दोनों को आईटीआर भरना पड़ेगा। द आंसर इज यस, बिकॉज ये दोनों 5 लाख रुपए की इनकम कमा रहे, और अगर इंसान की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन द पर्सन इज लायबल टू फाइल आईटीआर। आईटीआर नहीं भरने का कंडीशन है ना, वो स्पेशल प्रोविजन में था 115BBA में। उसमें बोला था कि अगर आप 115BBA में आते हो और सिर्फ वही इनकम कमाते हो और आपका टीडीएस कट गया है तो फिर आईटीआर भरने की जरूरत नहीं। वो किसके लिए है? वो स्पोर्ट्समैन के लिए, वो अंपायर, रेफरीज या कमेंटेटर्स के लिए नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? संजय का टीडीएस कटेगा 194J में क्योंकि वो रेसिडेंट है। दूसरा कौन है यहाँ पर भाई? रेसिडेंट के बाद दूसरा बंदा कौन है? एंड्रयू नॉन रेसिडेंट है, उसका टीडीएस कटेगा 195 में क्योंकि उसके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं है। और तीसरा, दोनों को आईटीआर भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों को आईटीआर भी भरना पड़ेगा, इसलिए उनका आंसर इज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3। चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 43, यहां पर असेसी दो ऑर्डर से अग्रीव्ड है, नाराज है। पहला, एक असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है 143 सबसेक्शन 3, उससे नाराज है।
दूसरा एक डायरेक्टर जनरल का ऑर्डर है 272A के अंदर, उससे नाराज है। सबसे पहला तो गवर्नमेंट यहां पर हमसे सवाल पूछ रही है, इंस्टीट्यूट अपने से सवाल पूछ रही है कि रेमेडी क्या अवेलेबल है और कब तक वो रेमेडी के लिए उसको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो एओ का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप कहां जाओगे, अपील कर सकते हो सीआईटी अपील को 30 डेज के अंदर। जब आपको ऑर्डर मिला उसके 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। और जो डायरेक्टर जनरल हायर अथॉरिटी है, ठीक है, वो कमिश्नर कमिश्नर के भी ऊपर की अथॉरिटी है, अगर उसके अगेंस्ट आप अग्रीव्ड हो, उससे दुखी हो, तो उसके ऑर्डर को आपको अपील करने के लिए सीआईटी वीआईटी के पास नहीं जा पाओगे, आपको आईटैट के पास जाना पड़ेगा 60 डेज के अंदर। ठीक है, एंड देयरफॉर द आंसर इज सी। चेक कर लो, एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील 30 डेज और आईटैट के अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट 60 डेज, सॉरी डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर के अगेंस्ट 60 डेज आईटैट को आप अपील कर लोगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, ये किस चीज के बारे में है? ये एक नॉन रेसिडेंट जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस है उसके बारे में। ठीक है, अब नॉन रेसिडेंट एयरक्राफ्ट के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल सेक्शन लाया 44 बीबीए और बोला है आपकी डीम्ड इनकम विल बी 5% ऑफ योर टोटल रिसीट्स। अब ये टोटल रिसीट्स में क्या क्या आ गया, अगर फ्लाइट इंडिया से उड़ी, अगर फ्लाइट इंडिया छोड़ के जा रही है तो वो उस पे तो 5% डीम्ड इनकम माना ही जाएगा। लेकिन अगर फ्लाइट बाहर से इंडिया आई या बाहर से किसी और देश में जा रही है और पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो उस पर भी 5% लग जाएगा। ठीक है, तो कब कब 5% लग जाएगा, अगर फ्लाइट इंडिया से उड़ के जा रही है तो फिर तो पैसा कहीं से भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5% डीम्ड इनकम मानी जाएगी। और फ्लाइट बाहर से इंडिया आ रही है तो तब टैक्स लगेगा जब वो पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है। तो अब अपने को चेक करना है इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। 44 बीबीए, तो पहला पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो ये तो कवर हो जाएगा 44 बीबीए में। दूसरा पैसा भी इंडिया में रिसीव हो रहा है, अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो फिर चेक ही मत करो फ्लाइट किधर से उड़ रही है, फिर फ्लाइट इंडिया से उड़े या बाहर से उड़े इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर पैसा बाहर मिल रहा है तो कब इंडिया में टैक्सेबल होगा, अगर पैसा रिसीव बाहर हो रहा है तो फिर इंडिया से अगर फ्लाइट उड़ रही है तो फिर इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहला पैसा तो इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया में 2 करोड़ रुपया डीम टू बी चार्जेबल टू टैक्स, 1 करोड़ वापस से इंडिया में रिसीव हो रहा है, फिर 3 करोड़ वापस से इंडिया में रिसीव हो रहा है, और फिर ये चौथा जो पॉइंट है 0.5 करोड़ वो मलेशिया में रिसीव हो रहा है लेकिन फ्लाइट इंडिया से उड़ी है तो उसके लिए भी कोचिन इंडिया में, ऑब्वियसली इतना सबको पता होना चाहिए, मलेशिया में पैसा मलेशिया में मिल रहा है लेकिन फ्लाइट इंडिया से उड़ रही है तो उस पर भी डीम्ड इनकम इंडिया में चार्ज हो जाएगी 0.5%। अब ये जो पांचवा और छठा है ना, ये पैसा भी मलेशिया में मिल रहा है और ये फ्लाइट भी मलेशिया से उड़ रही है तो इस पे पैसा भी बाहर मिल रहा है, फ्लाइट भी वहां से उड़ रही है, इस पर 44 बीबीए में अपने को टैक्स नहीं लगने वाला है। लास्ट वाला पैसा इंडिया में मिल रहा है लेकिन फिर से फ्लाइट मलेशिया से उड़ रही है, मलेशिया से सॉरी फ्लाइट इंडिया से उड़ रही है, पैसा मलेशिया में मिल रहा है तो ये इनकम भी इंडिया में चार्जेबल हो जाएगी। तो इंडिया में क्या क्या इनकम चार्जेबल हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड 7। तो इन सब का टोटल अगर आप मारोगे तो कितना आ जाता है, इन सब का टोटल आ जाता है 7 करोड़ रुपीस। 7 करोड़ का 5% विल कम टू 35 लाख। उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस और कोई अलावेंसेस का कोई डिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि 44 बीबीए में आपको कोई डिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं मिलता है, डायरेक्टली ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल है। जितना भी रिसीट है उसका 5% वो डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा, कोई डिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 35 लाख। यू कैन चेक इट वंस एंड देन विल गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो अभी से बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग हो गया है, उसमें आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और एप्लीकेंट बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ केसेस में नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट है, कुछ केसेस में रेसिडेंट एप्लीकेंट है, कुछ केसेस में पीएसयू एप्लीकेंट है, कुछ केसेस में गार वाले असेसीज एप्लीकेंट है। तो सवाल यहां पर यह पूछा है, अगर मेरा गार वाला केसेस है तो मैं एप्लीकेंट कैसा होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए या दोनों हो सकते हैं। तो गार वाले केसेस के लिए अगर आप जा रहे हो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि गार वाले केसेस के लिए रेसिडेंट एप्लीकेंट भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट भी चलेगा। इसके लिए इसका आंसर इज डी। यू कैन चेक इट वंस। गार वाले इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट वाले गार वाले केसेस में रेसिडेंट एप्लीकेंट भी चल जाएगा और नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट भी चल जाएगा। ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट वंस एंड देन विल गो इट। Question number 46 is a good question which is based on section 40M for 40M नहीं 80M 80M सेक्शन जो पिछले साल गवर्नमेंट ने लाया था फाइनेंस एक्ट 2020 में, जिसमें क्या होता है, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी को किसी डोमेस्टिक कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी या किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है और फिर वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो जितना डिविडेंड मिला माइनस जितना डिविडेंड दिया उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिडक्शन कितना मिलता है, जितना भी डिविडेंड मिला कंपेयर विद जितना डिविडेंड दिया, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन डिविडेंड मिलना कभी चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। और डिविडेंड दे कभी सकते हो आप, दे ड्यू डेट तक दे सकते हो, मतलब अगर 1 अप्रैल से मार्च तक नहीं मिला चलेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की ड्यू डेट है उससे 1 महीने पहले तक, अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अक्टूबर है तो उससे 1 महीने तक भी पहले तक भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा 80M का सेक्शन अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहां पर एक इसका रीजनिंग अभी मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पर गामा लिमिटेड अपन है ऐसा सोचो और अपने को पूरे साल में 120 लाख का डिविडेंड मिला है। ठीक है, किससे, डोमेस्टिक कंपनी से। डोमेस्टिक कंपनी से 120 लाख का डिविडेंड कैसे हुआ,
108 लाख का नेट ऑफ टीडीएस मिला है, लेकिन आपको नेट ऑफ टीडीएस नहीं ग्रॉस ऑफ टीडीएस लेना है, और टीडीएस डिविडेंड पे कितना करता है 194 के अंदर 10% करता है। तो अगर नेट ऑफ टीडीएस 108 है तो ग्रॉस ऑफ टीडीएस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उस हिसाब से यहां से अपने को ग्रॉस डिविडेंड कितना मिला है 120 लाख, इसलिए मैं इसको ग्रॉस करके लिख रहा हूं, ठीक है। फिर फॉरेन कंपनी से अपने को 30 लाख रुपीस का डिविडेंड मिल रहा है, तो टोटल अपने को जो डिविडेंड मिला है वो कितना है 150 लाख। अब अपन ने कितना अपने शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड दिया, हम लोगों ने अपने शेयर होल्डर लोगों को 130 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज बिफोर द ड्यू डेट। एंड व्हाट इज द ड्यू डेट? इट इज 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इफ योर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नवंबर, then your due date will be October. If your due date of filing of return will be October, then the due date for making distribution of dividend आपको कब तक कर देना चाहिए? सितंबर तक कर देना चाहिए अगर आपकी अक्टूबर ड्यू डेट है। तो इसने कितना ड्यू डेट के पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ड्यू डेट के पहले इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कितना 130 लाख, ठीक है। दैट इज ऑन 30th of June 2022, दैट इज मच बिफोर द ड्यू डेट। देयरफॉर यहां पर अपने को कितना मिला है 150 लाख, अपन ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 130 लाख, एंड देयरफॉर अपने को डिडक्शन कितने का मिलेगा 130 लाख का, यहां पर देख सकते हो आप, बिकॉज रिसीट ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो 130 लाख रुपीस का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है। मिस्टर हरि करके एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, ये चीज दिमाग में रखना। उसकी 52 लाख रुपीस की ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है। अब उसको एक 80IA में एक डिडक्शन मिलता है 100%, कितने का 35 लाख रुपीस का कुछ डिडक्शन है उसका 80IA के अंदर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो अब अपने को इसका टैक्स पेएबल ढूंढना है, और साथ साथ में अपने को इसका ये ढूंढना है कि भाई इसका AMT का क्रेडिट कितना होगा, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल अगर ATIA, ATIB, 10AA एक्सेट्रा या 35AD ये डिडक्शन क्लेम करता है, इंडिविजुअल HUF फॉर्म AOPBY, तो उनको AMT लग सकता है। और अगर AMT लगेगा तो उनको दो कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। पहले नॉर्मल कंप्यूटेशन, नॉर्मल कंप्यूटेशन कैसे होगा? 52 लाख का उसका ग्रॉस इनकम, उसमें से चैप्टर 6 से का डिडक्शन वो ले लेगा कितना ATIA का 35 लाख का 100% डिडक्शन उसको मिल रहा है यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चैप्टर 6 से का डिडक्शन उसको मिल जाएगा। उसके बाद उसको 17 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम 17 लाख रुपए। ये नॉर्मल कंप्यूटेशन है। नॉर्मल कंप्यूटेशन में 17 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम आ जाती है तो उसको टैक्स कैसे लगेगा? 17 लाख पे आप टैक्स निकालो, 2,50,000 तक कुछ नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक वो जो भी है, 17 लाख पे टैक्स निकालो, आपका 7 लाख पे 30% प्लस 10 लाख रुपए तक का 1,12,500, दोनों का टोटल मारो, 4% सेस मारो, तो आपको टैक्स आ जाएगा कितना 3,35,400 का टैक्स आ जाएगा नॉर्मल प्रोविजन में, ठीक है। नॉर्मल प्रोविजन में आपको इतना टैक्स आने वाला है। लेकिन AMT में आपको टैक्स कैसे आएगा? AMT के लिए आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या आएगी? जो भी आपकी टोटल इनकम है, जो कितनी है 17 लाख है, उसमें आप चैप्टर 6 से का डिडक्शन जो लेकर बैठे उसको ऐड बैक कर दोगे, तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा 52 लाख। नाउ इंडिविजुअल HUF ये सब के केस में याद करो, मैंने आपको बोला था AMT इज एप्लीकेबल ओनली इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 20 लाख। क्या इस क्वेश्चन में एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है? द आंसर इज यस, एडजस्टेड टोटल इनकम इज वे अहेड देन 20 लाख, दैट इज 52 लाख रुपीस, बहुत ज्यादा आगे, तो इस पे AMT लगेगा। अब AMT आपको 52 लाख पे निकालना पड़ेगा। आपने नॉर्मल प्रोविजन में तो 17 लाख पे टैक्स निकाल दिया, लेकिन AMT में आपको 52 लाख पे टैक्स निकालना पड़ेगा। तो AMT कितना परसेंट है? सबको पता है 18.5% है, ठीक है। हाँ, अगर IFSC के अंदर लोकेटेड हो तो AMT आपका 9% हो जाता है, लेकिन यहाँ पर IFSC के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये नॉर्मल एसएससी है। तो 52 लाख पे 18.5% का टैक्स निकालोगे। अब क्या यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ जाएगी। जैसे ही टैक्स आ जाएगा ना 52 लाख पे 18.5%, उस पे आपको 10% सरचार्ज मारना पड़ेगा AMT निकालते समय। नॉर्मल कंप्यूटेशन करते समय मैंने सरचार्ज नहीं मारा था, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटेशन में मेरी टोटल इनकम सिर्फ 17 लाख थी, लेकिन AMT कंप्यूटेशन करते समय मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम 52 लाख है, विच इज मोर देन 50 लाख, तो उसमें मुझे 10% सरचार्ज लगेगा, बिकॉज माय इनकम इज बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, सो मुझे 10% सरचार्ज लग जाएगा AMT के ऊपर। उसके ऊपर 4% सेस मारोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 111,00,530 रुपीस। ये आपका AMT है। आपका नॉर्मल टैक्स कितना है 335,400, दोनों का जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपका AMT क्रेडिट हो जाएगा, और आपको जेब से कितना भरना पड़ेगा वो सब देख लो। पॉइंट नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, यू कैन चेक इट वंस। 11,00,530 मैंने आपको पूरा कंप्यूटेशन बता दिया, और 765,130 का आपका AMT क्रेडिट कैसे आएगा? योर नॉर्मल टैक्स और AMT का जो भी डिफरेंस है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप 15 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। नाउ बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स मुझसे एक डिमांड कर रहे हैं, सर ये शीट हमको दे दो सर, ये एक्सप्लेनेशन की। बहुत ब्यूटीफुली, बहुत मेहनत करके मैंने अपने हाथों से एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है, ये मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन अभी करके मतलब नहीं है। वंस आई एम डन विद डिस्कशन ऑफ ऑल द MCQs ना, उसके बाद में ये PDF में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, टेंशन ना लो उसका आप लोग। Now 48th क्वेश्चन, अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने क्लास में कवर किए, बहुत डिटेल में कवर किए। अगर आप मेरे रेगुलर बैच स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, फास्ट ट्रैक वाले हो तो भी पता होगा, लेकिन रेगुलर बैच में और ज्यादा डिटेल में हमने सब कुछ कवर किया। एक एक कॉन्सेप्ट जो ICAI के MCQ बुकलेट के अंदर है वो सब कुछ मैंने पकड़ पकड़ के उन सब चीजों को क्लास में बहुत अच्छे से टारगेट किया है 200-250 घंटे के अंदर, जो भी आपका ड्यूरेशन था बैच का। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। दो कंपनी है, एक ABC कंपनी है जो कंट्री A में सिचुएटेड है, और एक XYZ कंपनी है जो कंट्री Y में या जहां पर भी है कंट्री B में सिचुएटेड है, जहां पर भी, ठीक है ना। दोनों अपने को क्या दे रहे हैं? अपन इंडिया में, और ये कंट्री A की कंपनी है, कंट्री B की कंपनी है, ये अपने को क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं, एक रॉयल्टी दे रहा है, एक FTS दे रहा है। अब जो पहली कंपनी है ना ABC,
उसके और इंडिया के बीच में डीटी डबल है, और डीटी डबल है बोलता है इट विल बी टैक्सेबल एट 9%, और दूसरी कंपनी है उसके और इंडिया के बीच में डीटी डबल है, वो बोलता है इट विल बी टैक्सेबल एट 12%। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ मुझे सामने वाले का टीडीएस कितना काटना पड़ेगा। रॉयल्टी और एफटीएस का 115 में टैक्स रेट कितना है? रॉयल्टी और एफटीएस का 115 में टैक्स रेट 10% है, तो पहली वाली कंपनी का मेरे को कितना काटना पड़ेगा? 10%। और डीटी डबल है विचएवर इज लोअर, तो मेरे को पहली वाली कंपनी का 9% काटना पड़ेगा, मतलब एबीसी का मुझे 9% टीडीएस काटना पड़ेगा, और एक्स वाई जेड का मुझे कितना टीडीएस काटना पड़ेगा? एक्स वाई जेड का मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा 12%। क्यों? सॉरी, एक्स वाई जेड का मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा 10%, क्योंकि लॉ बोलता है 115 ए के अंदर जो भी 115 ए में रेट लिखा है दैट इज 10%, और दी डीटी डबल है विचएवर इज लेस, तो 9 और 10 विचएवर इज लेस इज 9, और 10 और 12 विचएवर इज लेस इज 12। देयरफॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहली वाली कंपनी का टैक्स रेट में डीटी डबल ए के हिसाब से काट रहा हूं, दूसरी वाली का टैक्स रेट में 115 ए के हिसाब से काट रहा हूं। तो सवाल यहां पर क्या उठ रहा है, इसके अलावा ये लोग कुछ डिविडेंड इनकम भी कमा रहे हैं जिसका टैक्स रेट डीटी डबल ए के हिसाब से नहीं, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कट रहा है। ठीक है, चलो तो वो दोनों का सेम है, उस पर ज्यादा बात करके मतलब नहीं है। मैं रॉयल्टी और एफटीएस पे आता हूं, वो मोर इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर क्या हो रहा है पता है सवाल ये पूछा गया है क्या इनको आईटीआर भरने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया है कि अगर आपका टैक्स, अगर आप रॉयल्टी इनकम कमाते हो या एफटीएस इनकम कमाते हो, आप सिर्फ ये इनकम कमाते हो, या आप इंटरेस्ट इनकम कमाते हो, आप डिविडेंड इनकम कमाते हो, आप सिर्फ ये इनकम कमाते हो, और अगर आपका टीडीएस जितना इस सेक्शन में लिखा गया है उतने रेट पे कटता है, उससे कम रेट पे नहीं कटता है, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। मतलब इस सेक्शन में रॉयल्टी के लिए टैक्स रेट क्या है? 10%। अगर 10% पे कटता है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अगर 9% पे कटता है तो भरना पड़ेगा। देयरफॉर एबीसी का टैक्स रेट कितना है? 9% है, तो उसको आईटीआर भरना पड़ेगा। XYZ का टैक्स रेट कितना है? 10% है, जो इस सेक्शन में लिखा गया 115 के अंदर, तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, चेक कर लो, यहां पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल दिया है। देयरफॉर द आंसर विल बी एबीसी को भरना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी का टैक्स इज लोअर देन द टैक्स रेट मेंशन्ड इन 115A, तो एबीसी को आईटीआर भरना पड़ेगा। XYZ को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मिस्टर गांगुली एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 60 इयर्स की एज है उनकी। ठीक है, गांगुली रेजिडेंट इंडिविजुअल, 60 इयर्स की एज है। चलो ठीक है, 60 इयर्स की उनकी एज है। अब वो क्या क्या कमा रहे हैं? वो प्रोफेशन से कुछ इनकम कमा रहे हैं 1,45,000 रुपीज की, प्लस वो कुछ कार्ड गेम्स लॉटरी वॉटरी से 1,50,000 कमा रहे हैं, फिर बैंक इंटरेस्ट से वो 9,000 सेविंग बैंक से कमा रहे हैं, और कुछ 40,000 रुपीज एफडी से कमा रहे हैं। ठीक है, अब और उन्होंने पीपीएफ में भी डिपॉजिट किया है, तो उनका पूरा इनकम कंप्यूटेशन करके अपने को ये बताना है व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गांगुली इफ इट डज नॉट ऑफर 115 बीएससी। जो स्पेशल प्रोविजन है उसके लिए वो ऑप्ट नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर खुश है। देयरफॉर मिस्टर गांगुली की इनकम कैसे कंप्यूट होगी? देखो सबसे पहले प्रोफेशन की इनकम देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया हूं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कार्ड गेम, उसके बाद इंटरेस्ट 9,000 प्लस 40,000 टोटल करके 49,000 लिख दिया, तो मिस्टर गांगुली की टोटल इनकम 3,40,000। अब उसमें से सबसे पहले मिस्टर गांगुली को 9,000 और 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80 टीटीबी में, क्योंकि मिस्टर गांगुली सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो उनको 80 टीटीबी के अंदर 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है फ्रॉम एफडी का इंटरेस्ट ऑल्सो, फ्रॉम आरडी का इंटरेस्ट ऑल्सो, फ्रॉम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऑल्सो। तो मिस्टर गांगुली का 50,000 रुपया तो यहीं पर डिडक्शन मिले, लेकिन मिस्टर गांगुली की 50,000 रुपए की इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट सिर्फ 49,000 है, तो मिस्टर गांगुली को डिडक्शन भी 49,000 रुपीज का ही मिलेगा। सेकंडली मिस्टर गांगुली 1,50,000 पीपीएफ में डाला है, तो पीपीएफ का भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन मैं यहां पर से 145 ही लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पीपीएफ का डिडक्शन किसके अगेंस्ट मिलेगा? प्रोफेशनल इनकम के अगेंस्ट। जो कार्ड गेम्स वाली इनकम है ना, जो लॉटरी वॉटरी ये सब फालतू गेम है ना, हॉर्स रेस, उसके अगेंस्ट चैप्टर 6 से नहीं मिलता है। देयरफॉर भले उसने 1,50,000 रुपीज पीपीएफ में डिपॉजिट किया है, लेकिन उसके पास उतनी इनकम ही नहीं बचती है ऊपर कि वो पूरा डिडक्शन ले सके। उसके पास एलिजिबल इनकम सिर्फ 145 की है, वो बचे हुआ 5,000 वो 1,50,000 से लेस नहीं कर सकता है कार्ड गेम वाली इनकम से, इसलिए उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? उसकी यहां पर डिडक्शन सिर्फ 145, 5,000 उसका लैप्स हो जाएगा, जो पीपीएफ में डाला उसको नहीं डालना चाहिए था, उसको 145 ही पीपीएफ में डालना चाहिए था। देयरफॉर उसकी टोटल इनकम यहां पर बन जाएगी 1,50,000 रुपीज। चेक कर लो, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 47 इयर्स एज है, उसने आईटीआर नहीं भरा, he has not filed the ITR, तो उसका असेसमेंट हो गया होगा 144 के अंदर 18 लाख। तो अब सवाल ये उठ रहा है, अगर एक बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है 47 इयर्स का, आईटीआर नहीं भरता है, अगर उसका असेसमेंट हो जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 में 18 लाख रुपए, ठीक है, तो क्या उसको पेनाल्टी लगेगी? लगेगी। आपको पेनाल्टी का चैप्टर खोलना है 270A और पता लगाना है कितना। उसके लिए फॉर्मूला है, अंडर रिपोर्टेड इनकम उसकी कैसे निकलेगी? असेस्ड इनकम कितनी है? असेस्ड इनकम उसकी 18 लाख है, उसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 47 इयर्स का है तो 2.5 लाख, तो 15.5 लाख रुपए की उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब उस पर टैक्स निकालो। और क्या टैक्स कैसे? क्या 15.5 लाख पे टैक्स निकालना सिखाया था मैंने आपको? नहीं। टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जाकर चेक करना। 2.5 लाख रुपया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो भी टैक्स आएगा, मतलब टैक्स आपको 18 लाख पे निकालना है। 18 लाख पे इसका टैक्स आ जाएगा 3,66,600, उस पे उसको 50% पेनाल्टी लगा देंगे तो 183,300 इसका आंसर आ जाएगा। चेक करना। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपने अपनी क्लास के अंदर भी बहुत बार किया होगा, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एओ ने एक ऑर्डर पास किया, उसमें दो चीज असेसिंग ऑफिसर ने एड बैक किया। एक, 3 लाख रुपए का कुछ टीडीएस नहीं काटा इसलिए एड बैक किया। दूसरा, 4 लाख रुपए का कुछ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है इसलिए एड बैक किया। तो दो चीज एड बैक किया एओ ने, एक 3 लाख रुपए का टीडीएस नहीं काटने की वजह से, और दूसरा 4 लाख रुपए का अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। असेसी ने उसमें से अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट को चैलेंज कर दिया। ठीक है, चैलेंज कर दिया, मैटर सीआईटी के पास चला गया, सीआईटी ने उसके ऑर्डर पास कर दिया असेसी के अगेंस्ट। तो दूसरा वाला जो था, जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने ग्रीन में करके रखा हूं, उसको चैलेंज किया असेसी ने। दोनों को चैलेंज नहीं किया, एक सीआईटी अपील के बाद चैलेंज कर दिया ऑर्डर को, एओ के ऑर्डर को। सीआईटी अपील ने बोला कुछ नहीं, एओ सही है, जाओ यहां से। अब असेसी को पहला वाला चैलेंज करना है। तो अब असेसी पहले वाले के लिए क्या कर सकता है? क्या असेसी पहले वाले के लिए 264 में रिवीजन के लिए जा सकता है? नहीं जा सकता है, बिकॉज 264 में बोला है डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर। अगर एओ के ऑर्डर का एक भी मुद्दा अगर अपील या रिवीजन में चला गया तो आप कोई भी मुद्दे को टच नहीं कर सकते हो 264 में। डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर का कॉन्सेप्ट है। तो आपने ऑलरेडी एओ के ऑर्डर के एक मुद्दे को ऑलरेडी अपील कर दिया है, दैट इज आपने अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट को अपील कर दिया। आप दूसरे मुद्दे भी टच नहीं कर पाओगे, भूल जाओ अभी। तो आपके पास इकलौता ऑप्शन अब क्या बचता है? 154 के अंदर। लेकिन 154 के अंदर भी कंडीशन क्या है? मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होगा तो ही रेक्टिफाई होगा, इसलिए आंसर इज बी। द असेसी कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन इफ इट इज अ मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अगर ये पहला वाला गलती मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है तो वो भी गलती, वो भी ठीक नहीं होगी। इसलिए आईसीआई ने एमसीक्यू का आंसर कितना प्रिसाइज रखा है, देखो। सिर्फ ऐसा नहीं बोला असेसी कैन फाइल रेक्टिफिकेशन अंडर 154, तो ये इनकंप्लीट आंसर होता। कॉमा करके आगे लिखा है इफ इट इज अ मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो ही जा सकता है असेसी, नहीं तो नहीं जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो असेसी 264 नॉट पॉसिबल बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर, एक बार एक मुद्दा चला गया, 264 का दरवाजा बंद। 154 में जा सकते हो अगर अपैरेंट मिस्टेक है तो। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जरा ध्यान से सुनना है, सर्वे के ऊपर क्वेश्चन है। सेक्शन 133 है, सर्वे में क्या बोला गया है कि सर्वे के लिए असेसिंग ऑफिसर कब एंटर कर सकता है? आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। एओ कैन एंटर आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। एक बार सनसेट हो गया उसके बाद असेसिंग ऑफिसर नहीं आ सकता है, लेकिन उस पर एक पॉइंट है, उस पर एक एक्सेप्शन है। वो ये है कि अगर असेसी का ऑफिस आवर्स रात में है तो वो रात में भी जा सकता है। अब ये असेसी का ऑफिस आवर्स दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक है, 2 PM टू 2 AM। अब दोपहर के 2 बजे से लेकर अगर रात के 2 बजे तक तुम्हारी ऑफिस खुली रहती है तो फिर वो सनराइज और सनसेट का क्लॉज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। रात में 1 बजे ऑफिसर चला गया, क्या सही किया उसने? क्योंकि आपका दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ऑफिस खुली होती है, तो रात में 1 बजे उसने एंट्री मार दिया तो चलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने ऑफिस आवर्स के अंदर एंट्री मारा है। अगर ऑफिस आवर्स सुबह से शाम होता है तो वो सनराइज और सनसेट के बाद में नहीं आ सकता है। अगर ऑफिस आवर्स रात में तो वो रात में भी आ सकता है। ये मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी हूं, बराबर से चेक कर लेना। दूसरी चीज, वो क्या कर रहा है, बिना किसी अप्रूवल के, रीजन तो रिकॉर्ड किया, बिना किसी अप्रूवल के 12 दिन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सब उठाकर लेके जा रहा है। तो क्या वो 12 दिन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सब इंपाउंड करके लेके जा सकता है? रीजन रिकॉर्ड किया कि काई को चाहिए, वो रीजन रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी से अप्रूवल नहीं किया। द आंसर इज वो लेके जा सकता है। अप्रूवल का कंडीशन क्या है मालूम? अपनी बुक खोल के देखना जाकर, 133 है, वहां पर जाकर लिखा हुआ है कि आपको इंपाउंड करना है ना बुक्स, 15 दिन से ज्यादा इंपाउंड करना है ना, तो आपको वहां पर क्या करना है, रीजन रिकॉर्ड तो करना ही है, साथ साथ में आपको सीआईटी या चीफ सीआईटी का अप्रूवल लेना है। लेकिन अगर 15 दिन से कम के लिए अगर आपको इंपाउंड करना है तो आपको किसी की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। तो रात के 2 बजे, रात के 1 बजे उसके ऑफिस में जाना भी सही क्योंकि ऑफिस आवर्स रात में है, और 12 दिन के लिए बुक इंपाउंड करना भी सही बिना कमिश्नर के अप्रूवल के, वो भी सही क्योंकि 15 दिन के ऊपर अप्रूवल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, 15 दिन तक एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन 269 SS एंड 269 T। 269 SS कब एप्लीकेबल होता है? जब आप एक बंदे से 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश में लोन लेते हो, या बैरर चेक या नॉर्मल क्रॉस चेक, वो सब नहीं चलता है। अकाउंट पे ही क्रॉस चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस सच इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, सिर्फ यही चलता है। क्रॉस चेक नहीं चलता है, बैरर चेक नहीं चलता है, और नॉर्मल तुम्हारा कैश तो चलेगा ही नहीं। तो अगर आप एक बंदे से एक दिन में 20,000 रुपया या उससे ज्यादा, 20,000 एग्जैक्टली उससे ज्यादा कैश लोन लेते हो, 269 SS अट्रैक्ट हो जाएगा, 271 D में पेनाल्टी लग जाएगी। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी आपका 20,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन है, कैसा भी लोन, कैश लोन या कैसा भी लोन आउटस्टैंडिंग है, तो फिर आप एक बूटी कौड़ी भी 1 रुपया भी आप कैश में नहीं ले सकते हो, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो जरा चेक करो यहां पर। सबसे पहले यहां पर असेसी ने, एक एनबीएफसी है, मैं एक एनबीएफसी हूं, आप एक कस्टमर हो, मैं एक एनबीएफसी हूं, मैं भी आपसे कैश में कुछ नहीं ले सकता हूं। अगर आप मेरे पास आकर एफडी बनाते हो ना, मैं आपसे कैश में पैसा नहीं ले सकता हूं, आपको मैं बोलूंगा चेक डालो भाई, कैश में नहीं दे सकते हो। तो अगर मैं एनबीएफसी हूं, आपने मुझे कुछ कैश में पैसा दिया 12,000 रुपया, तो क्या जिस दिन 12,000 दिया, क्या उस दिन मुझ पर 269 SS 271 D लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैश लोन हैज टू बी 20,000 और मोर, तो नहीं लगेगा। दूसरा, जब आपने मुझे 7,500 रुपीज दिया, जब आपने मुझे उसके बाद 7,500 रुपीज दिया, जब आपने मुझे 7,500 रुपीज दिया, वो बैरर चेक से दिया, वैसे बैरर चेक अलाउड नहीं है, लेकिन क्या 269 SS लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जिस दिन मैंने बैरर चेक का लोन लिया
उस दिन मेरे पास आपका आउटस्टैंडिंग लोन सिर्फ 12,000 का था। हाँ, जिस दिन मैं 7,500 रुपए का बेरर चेक का लोन ले रहा हूं, उस दिन अगर मेरे पास आपका ऑलरेडी 25,000 30,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो मैं फिर वो बेरर चेक का लोन नहीं ले सकता हूं। 269 एसएस और 271 डी अट्रैक्ट हो जाएगा मुझ पे, तो यहां पर भी 269 एसएस नहीं लगेगा। हाँ, जब मैंने तीसरा पैसा आपसे लिया, तब मैंने क्लियरली एकदम अकाउंट पे ही चेक से लिया, तो एकदम क्लियर लिया मैंने, तो तीसरे टाइम पे भी नहीं लग सकता है। देयरफॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस क्वेश्चन में 271 डी का पेनाल्टी नहीं लग सकता है। चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 54, यहां पर एक असासी है मिस्टर हर्ष। अब ये क्या कर रहा है? ये एक ऑथराइज डीलर को 3 लाख रुपया दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? ये दो काम कर रहा है। एक ऑथराइज डीलर को, सुन लो, एक ऑथराइज डीलर को 3 लाख रुपया दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन ट्रिप, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, ओटीपीपी। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था 206C सबसेक्शन 1G के अंदर। तो मैं एक बंदा हूं, मैं को ओवरसीज टूर प्रोग्राम करना है, उसके लिए मैं एक ओवरसीज टूर प्रोग्राम ऑथराइज डीलर को 3 लाख रुपया दे रहा हूं, ठीक है, रेमिटेंस करवाना है। क्या उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा? द आंसर इज यस। सर लेकिन 7 लाख का थ्रेशोल्ड होता है। 7 लाख का थ्रेशोल्ड इज नॉट फॉर ओटीपीपी, जाकर चेक करना, ओटीपीपी के लिए थ्रेशोल्ड नहीं है, इट इज फॉर अदर देन ओटीपीपी। 7 लाख का थ्रेशोल्ड है, तो यहां पर 3 लाख पे आपको 5% का टीसीएस लग जाएगा। सामने वाला ऑथराइज्ड डीलर आपसे 3 लाख पे 5% का टीसीएस कलेक्ट करेगा, चेक कर लो, ट्रैवल एजेंसी जो भी है। दूसरा, मैंने एजुकेशन लोन लिया एसबीआई से, और मेरे को क्योंकि फॉरेन में अपने बच्चे को पढ़ाने का, ठीक है, मेरे सन को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंडिया से एजुकेशन लोन लिया, और वो लोन का पैसा बाहर भेजना है, तो क्या उस पर टीसीएस लगेगा? उस पर लगेगा। उस पर आपको 7 लाख का एग्जामेशन भी मिलेगा, और उस पर आपको कंसेशनल रेट ऑफ 0.5% लग जाएगा, चेक कर लो। तो 10 लाख में से आपको 7 लाख का एग्जामेशन मिल जाएगा, 3 लाख पे आपको 0.5% लग जाएगा। अब ये जो भी अमाउंट है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ओटीपीपी के केस में 3 लाख पे 5%, और बाकी केस में 10 लाख में से 7 लाख एग्जामेशन, बचे 3 लाख पे 0.5%। आपका आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी पॉइंट नंबर डी। चेक कर लो एक बार, ओटीपीपी में एग्जामेशन नहीं मिलता है। 1 लाख भी दे रहे हो तो भी आपको 5% है, लेकिन एजुकेशन लोन में आपको 7 लाख का एग्जामेशन भी मिलेगा और 0.5% का कंसेशनल रेट भी, ठीक है। एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 55, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 55 में क्या हो रहा है, ठीक है। मिस्टर राजेश करके एक बंदा है और एक पार्टनरशिप फर्म है, और उसी पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर राजेश पार्टनर है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या हो रहा है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म कंसल्टेंसी सर्विस देती है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, और मिस्टर राजेश भी टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। तो ये दोनों 44 एडीए में कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये नोटिफाइड प्रोफेशन है, और मिस्टर राजेश और पार्टनरशिप फर्म दोनों का टर्नओवर 50 लाख से कम है। और 44 एडीए में किसको बेनिफिट मिलता है? अब से फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद से सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, एक्सक्लूडिंग एलएलपी। पिछले साल तक एचयूएफ को भी मिलता था, और एलएलपी को भी मिलता था, और कंपनी को भी मिलता था, लेकिन अब से फाइनेंस एक्ट 2021 से सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ जो रेजिडेंट है। तो यहां पर मिस्टर राजेश और मिस्टर राजेश के साथ उनका फर्म दोनों टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं, दोनों 44 एडीए में बेनिफिट ले सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो भी 44 एडीए में बेनिफिट होता है, उनको एडवांस टैक्स कितनी बार भरना पड़ता है? तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कंसेशन रखा है कि उनको जो 44 एडीए में नोटिफाइड प्रोफेशन है और 44 एडीए के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको एडवांस टैक्स साल में एक ही बार भरना है, दैट इज बाय 15th ऑफ मार्च। इसके लिए इनका आंसर आ जाएगा, आंसर इज ए। चेक कर लो एक बार, दोनों 44 एडीए के लिए एलिजिबल है, इसलिए दोनों को साल का एक ही बार एडवांस टैक्स 15 मार्च को पूरा का पूरा 100% भरना पड़ेगा। 4 क्वार्टर में भरने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यहां पर मिस्टर राजन है और मिस्टर राजन के भाई है, जो भी है, मिस्टर राजन के भाई रवि जो भी है, ठीक है। अब ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं पता है? स्टॉक मार्केट से कुछ शेयर्स खरीदा था उन्होंने बहुत साल पहले, और अभी उसको बेच रहे। अभी बहुत साल पहले, अगर 2018 के पहले स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदा था, मतलब 31 जन 2018 के पहले अगर स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदा था, और अगर अब बेच रहे हो, तो आपको 112 एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपका कॉस्ट अलग तरीके से निकाला जाएगा। ये चीज याद रखना। कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले आपका सेलिंग प्राइस विल बी कंपेयर्ड विद एफएमवी एज ऑन 31 ऑफ जन 2018। उनमें से जो भी हायर रहेगा दैट विल बी कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट, और उसमें से जो भी लोअर रहेगा वो आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपको सबसे पहले आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस और आपको अपना करंट जो 31 जन 2018 का जो एफएमवी वो कंपेयर करके हायर लेना है, और वो अमाउंट जो भी आएगा उसको एक्चुअल से कंपेयर करके लोअर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखो उसका पूरा कंप्यूटेशन आपको करके दे दिया है। पहले वाले केस में आपका कैसे आएगा? 3,200 आपका सेलिंग प्राइस है, जैसे कि आप क्वेश्चन से देख सकते हो, 3,200 में उसने सेलिंग प्राइस है। अब 2,500 रुपए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,500 कैसे आया? क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 3,200 है, और उसका एफएमवी एज ऑन 1/4/2018 कितना है? 1,800 है। तो दोनों में से हायर कितना हो गया? 3,200। एंड देन कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 2,500। तो यहाँ पर जो भी लोअर है 2,500 विल बी लोअर। यहाँ पर 700 शेयर्स है, 700 शेयर्स को आपको 700 रुपया पर शेयर का गेन आता है। पर शेयर गेन इज 700, उसको 300 शेयर से मल्टीप्लाई करो, 2,10,000 का मिस्टर राजन के लिए कैपिटल गेन्स आ जाएगा लॉन्ग टर्म।
अब मिस्टर जो रवि है उनके भाई है, उनके लिए भी वैसे ही करना है। सेलिंग प्राइस कितना है उनका, उनका सेलिंग प्राइस है 1700 रुपए, सेलिंग प्राइस 1700, एफएमवी कितना है 2400। तो अब दोनों में से जो भी हायर होगा वो उनका बन जाएगा, ये पॉइंट नंबर 1। तो दोनों में से हायर कितना है 1700 और 2400 में से हायर कितना है 2400, ठीक है। अब दैट विल बी कंपेयर विद कॉस्ट, और दोनों में से जो भी लोअर है। अब कॉस्ट कितना है 1900 है, तो 2400 और 1900 में से लोअर कितना हो गया 1900, इसलिए यहां पर मिस्टर राजन का, जो मिस्टर रवि का सॉरी, जो भी कॉस्ट है वो 1900 रुपीस हो जाएगा। 1700 माइनस 1900, ये तो लॉस हो गया, तो 200 शेयर का लॉस इंटू 600 शेयर, 1,20,000 का मिस्टर रवि को लॉस होने वाला है। तो राजन को 2,10,000 का प्रॉफिट और रवि को 1,10,000 रुपए का, 1,20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। यहां पर आपने ग्रैंड फादरिंग जो क्लॉज था वो अप्लाई किया है, 31 जन के पहले खरीदा है तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो 2,10,000, 1,20,000, एंड देयरफॉर द आंसर इज डी, यहां पर आप देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, यहां पर दो लोग, एक मिस्टर प्रणव एक रेजिडेंट है, और मिस्टर वैभव उसका भाई जो नॉन रेजिडेंट है। अब दोनों को डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। अब जो रेजिडेंट को डिविडेंड मिल रहा है ना, उस पर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स लगेगा, और जो नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड मिल रहा है ना, उस पर 115A के हिसाब से लगेगा। अब रेजिडेंट को जो डिविडेंड मिल रहा है उसके बारे में पहले बात करते हैं। रेजिडेंट को कितना डिविडेंड मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो 7 लाख रुपीस का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। अब रेजिडेंट को जो डिविडेंड मिल रहा है वो 7 लाख में से उसको एक सेक्शन 57 के अंदर एक डिडक्शन मिलता है कि अगर उस डिविडेंड को कमाने के लिए उसने कोई लोन लिया है, उस पे जो इंटरेस्ट दे रहा है, सपोज उसने 10 लाख का लोन लिया, वो लोन से उसने डिविडेंड शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वहां से डिविडेंड कमा रहा है, तो उस लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा उसको अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। अब उसका डिविडेंड कितना है 7 लाख है, उसका 20% डिडक्शन कितना मिलेगा 1,40,000 का उसको डिडक्शन मिल जाएगा, रेजिडेंट को मिल जाएगा। सर लेकिन उसने इंटरेस्ट तो 1.5 लाख रुपए का भरा, यहां पर सर इंटरेस्ट उसने 1.5 लाख रुपए का भरा होगा, लेकिन डिडक्शन इज सब्जेक्ट टू 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड। तो ग्रॉस डिविडेंड का उसका 20% उसको डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसका आंसर यहां पर टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 5.6 लाख। अब उसके ऊपर टैक्स निकालना है, तो सर टैक्स मेरे पास इंडिविजुअल है तो दो तरीके, एक नॉर्मल प्रोविजन भी है और एक स्पेशल प्रोविजन भी है। नॉर्मल प्रोविजन सबको पता है, स्पेशल प्रोविजन क्या है, वो जो 115 बीएससी वाला है ना, तो मैं कौन सा ऑप्ट करूं, तो क्वेश्चन में लिखा है दे विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग। तो यहां पर मैक्सिमम टैक्स सेविंग आप कैलकुलेशन करके देख लेना दोनों भी, कि आप 115 बीएससी फॉलो करोगे ना तो ही मैक्सिमम टैक्स सेविंग होगा, नहीं तो मैक्सिमम टैक्स सेविंग नहीं होने वाला है। इसलिए अब उसका 5,60,000 रुपीज पे टैक्स निकालो, कैसे आएगा 2,50,000 तक कुछ नहीं आएगा, 2,50,000 से 5 लाख तक उस पे 5%, और बचे हुए 60,000 पे नॉर्मल प्रोविजन में जो 20% टैक्स लगता है ना, 115 बीएससी में सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, तो उसको यहां पर ज्यादा फायदा है, नॉर्मल प्रोविजन में ज्यादा फायदा नहीं है, इसलिए 115 बीएससी के हिसाब से उसका टैक्स निकालो। तो उसका टैक्स कितना आ जाएगा 19,240 रुपीज आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब दूसरे के पास आते, कौन है उसका भाई वैभव, वैभव नॉन रेसिडेंट है, उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, उसको 5 लाख का डिविडेंड मिल रहा है, तो उसका टैक्स लगेगा 115A के हिसाब से डायरेक्ट 20% टैक्स प्लस 4% सेस, उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 115A में याद करो कोई भी पीजीबीपी या आईएफओएस के डिडक्शंस आपको नहीं मिलते। अगर आप 115A में कवर हो तो उसका डायरेक्टली 5 लाख इनकम, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस, 1,04,000 रुपए का उसको टैक्स आ जाएगा। तो पहले वाले भाई को 19,240 और दूसरे वाले भाई को 1,04,000 रुपए का टैक्स आएगा, चेक कर लो आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, आपको दिए गए 4 मेथड में से कौन से वाले ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड में कितनी भी एंट्रीज हो, 6 से कम एंट्री हो या 6 से ज्यादा एंट्री हो, आपको हमेशा अरिथमेटिक मीन लेना है, वो है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। क्योंकि प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के लिए रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता है। बाकी तीनों मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में अगर 6 या उससे ज्यादा एंट्री है तो फिर रेंज कॉन्सेप्ट लो, 6 से कम है तो अरिथमेटिकल मीन लो। लेकिन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एक इकलौता मेथड है जहां पर आपको डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन लेना है, क्योंकि वहां रेंज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 59, यहां पर बहुत सिंपल है। एयर इंडिया कुछ पे कर रहा है अमाउंट टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस। इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जापान एयरलाइंस 2015। मैंने आपको क्लास में बोला है कि इसका टीडीएस कहां कटेगा। जो एयर इंडिया या कोई भी कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसा देती है फॉर लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस, उसका पूरा का पूरा टीडीएस आपको कहां कटता है, सेक्शन 194C में कटेगा, 194I में नहीं कटेगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्योंकि कंपनी है तो उसका टीडीएस 2% के हिसाब से कटेगा, 1% के हिसाब से नहीं कटेगा। तो यहां पर 2% 194C, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 59, वेरी सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 60, मैं एक कंपनी हूं और मैं एक बंदे को 28,000 रुपए का प्रोफेशनल फीस दे रहा हूं और उसी बंदे को 27,000 रुपए का टेक्निकल फीस दे रहा हूं, ठीक है। क्या मेरा टीडीएस कटेगा? देखो 194J में आता है प्रोफेशनल फीस भी, 194J में आता है आपका जो दूसरा कौन सा फीस है, टेक्निकल फीस भी। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, ये सब 194J में आता है, मैं मानता हूं ये चीज, ठीक है। लेकिन एक बंदे को 28,000 दे रहा हूं, उसी बंदे को 27,000 दे रहा हूं, क्या टीडीएस कटेगा? देखो 194J में जो लिमिट है वो 30,000 है, लेकिन ये चीज भी याद रखना चाहिए, द लिमिट ऑफ 30,000 मेंशन इन 194J इज सेपरेटली एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल इनकम्स।
रॉयल्टी के लिए सेपरेट है, प्रोफेशनल फीस के लिए सेपरेट है, टेक्निकल फीस के लिए सेपरेट है, नॉन कम्पीट फीस के लिए सेपरेट है, और डायरेक्टर्स को जो ओवर एंड अबाउट रेम्यूनरेशन देते हैं उसके लिए तो लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है, उसमें तो 1000 दोगे तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। ऐसा अपन ने क्लास में पढ़ा था और ऐसा ही प्रोविजन है। तो यहां पर अगर एक बंदे को आप 28 दे रहे हो, एक बंदे को, उसी बंदे को 27,000 पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज द लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल सेपरेटली फॉर टेक्निकल फीस एंड सेपरेटली फॉर प्रोफेशनल फीस। ये चेक कर लो यहां पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फ्रॉम सच पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ, जो अपन ने सबसे एंड में किया था डायरेक्ट टैक्स में, वो कॉन्सेप्ट क्या था, डायवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। यहां पर क्या, एक म्यूजिक एकेडमी है, ठीक है, वो म्यूजिक एकेडमी मेरे को कुछ पैसा दे रही है, तो मैं बोल रहा हूं मेरे को वो पैसा मत दो, एक ट्रस्ट है उसको दे दो, ठीक है। मैं म्यूजिक एकेडमी को क्या बोल रहा हूं, मैं आपके पास आके कुछ कर रहा हूं, आप मेरे को पैसा मत दो, वो पैसा पूरा का पूरा एक ट्रस्ट को दे दो, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, तो ये क्या डायवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल माना जाएगा? नहीं, ये इनकम मेरे हाथ में भी टैक्सेबल होगा, ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। कैसे? मैं लेने के बदले में डायरेक्टली ट्रस्ट को दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट का पैसा है वो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पर आपका ऑब्लिगेशन है किसी को पैसा देना, तो उस इनकम को, उस पैसे को बोला जाता है डायवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। उसका मैंने एग्जांपल दिया था, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3-4 पार्टनर है, उसमें फादर बोलता है अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे फर्म को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनका एक कंडीशन है मेरी वाइफ को हर महीने इतना पैसा देने का, तो ही फर्म कंटिन्यू करेगा, नहीं तो फर्म कंटिन्यू। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ना, तब बोल सकते हो डायवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रस्ट मेरे को पैसा दे रहा है, वो एक एंटिटी मेरे को पैसा दे रही है, मैं बोल रहा हूं ये पूरा का पूरा पैसा आप ट्रस्ट को दे दो, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये इनकम मेरे हाथ में भी टैक्सेबल है और ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्सेबल है, चेक कर लो बराबर से। एमसीक्यू नंबर 62। अब यहां पर एक बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अससी ने कुछ अससी एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो उस पे अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है, उसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो पहले 30 करोड़ का नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो और कब खरीदा है, जून में खरीदा है, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो जो 30 करोड़ का नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, उस पर 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और उसके ऊपर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, क्योंकि नया प्लांट एंड मशीनरी है। उसके बाद एसएससी ने 25 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी वापस से खरीदी है नवंबर में, तो इस पे हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 25 करोड़ पे 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20 करोड़ पे मिलेगा, क्योंकि इस 25 करोड़ में से 5 करोड़ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, और सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है पूरे 25 करोड़ पे नहीं मिलेगा, 20 करोड़ पे 10% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। ये सबका टोटल मारोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 14.375 करोड़, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक बार देख लो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 बी। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एसएससी ने एक 10 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा है, कभी अक्टूबर में, अक्टूबर 5 को अगर कंप्यूटर उसने खरीदा है तो इसका डेप्रिसिएशन उसको हाफ मिलेगा, क्योंकि अगर अक्टूबर 5 को वो खरीदता है तो आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो, अक्टूबर 5 से लेकर 31 मार्च तक 180 दिन से कम होता है, और 180 दिन से अगर कम होता है तो इसका डेप्रिसिएशन इसको हाफ मिलेगा। हाफ मतलब 10 लाख का 40%, लेकिन उसका सिर्फ 50% मतलब 2 लाख रुपए का उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक बार चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 64, चलो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा एक बिजनेस है और मेरे पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो मेरे लिए कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, जैसे 194A, 194C, 194H, 194I, 194J, ये सारे सेक्शंस मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अगर ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल करवाना है टीडीएस के, तो पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, बिजनेस का और प्रोफेशन का 50 लाख से ज्यादा होना जरूरी है। यहां पर वो कम है, तो ये सेक्शंस तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब ऐसे एसएससी ने, जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, ऐसे एसएससी ने 2 पेमेंट किया। एक सैलरी का, सैलरी का कितना पेमेंट किया, 3 लाख रुपए का सैलरी का पेमेंट किया एक रेजिडेंट को। अगर एक रेजिडेंट को 3 लाख रुपए का सैलरी का पेमेंट करता हूं, टीडीएस काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की देखो 3 लाख की सैलरी है, उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख हो जाएगी, उसका टैक्स पेबल कुछ नहीं आने वाला है, तो फिर टीडीएस काटने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो अगर सामने वाले बंदे रेजिडेंट के अंदर की अगर 3 लाख सैलरी है, उसकी 50,000 उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 16 में, तो आपको टीडीएस काटने का ऑब्लिगेशन नहीं आता है, तो वो छोड़ दो। अब एक दूसरी चीज है, एक और पेमेंट इसने किया है, मिस्टर राजेश को 51 लाख रुपए का 51 लाख का कमीशन का पेमेंट किया है। अब कमीशन देखो 2 सेक्शन में कवर होता है, या तो 194H या तो 194M। 194H एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर? क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए,
तभी ही 194H एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसीलिए तो 194M लाया गवर्नमेंट ने। अगर H एप्लीकेबल नहीं होगा तो M में कवर हो जाएगा। अगर आप 50 लाख रुपीस से ज्यादा का पेमेंट करते हो तो यहां पर एसएससी कितने का पेमेंट कर रहा है कमीशन के लिए? 51 लाख। तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा? यस। लेकिन M में कितना टीडीएस कटता है? सिर्फ 5%। H में 10% कटता है, M में सिर्फ 5%। तो 51 लाख पे 5% कितना हो जाएगा? चेक कर लो। 51 लाख पे 5% जो भी होगा उतना टीडीएस उसको काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेगा तो क्या होगा? नहीं काटेगा तो खर्चा डिसला हो जाएगा। और क्या कितना खर्चा डिसला होगा? देखो 3 लाख का जो सैलरी पे किया है वो डिसलाउ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पे तो उसको टीडीएस काटना ऑब्लिगेशन ही नहीं था। लेकिन 51 लाख क्या डिसला होगा? हाँ होगा, लेकिन सिर्फ कितना होगा उसका? 30%, क्योंकि रेजिडेंट को पे कर रहे हो। तो रेजिडेंट को पे करने पे अगर टीडीएस नहीं काटते हो तो 51 लाख का 30% विल कम टू 15.3 लाख, एंड देयरफॉर द आंसर इज 15.3 लाख। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो सैलरी पेमेंट है वो खर्चा डिसलाउ नहीं होगा, क्योंकि उस पे तो टीडीएस काटने का ऑब्लिगेशन है ही नहीं। लेकिन जो कमीशन है उस पे 194M में टीडीएस काटना चाहिए था, नहीं काटा तो 30% डिसलाउ हो जाएगा। चेक कर लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, अगर देखा जाए तो। क्या सिंपल है सर? सर आपके लिए सब सिंपल है, हमारे लिए नहीं है सर। ठीक है, तो इसीलिए तो बेटा मैं इतना डिटेल में एमसीक्यू की रीजनिंग दे रहा हूं ना आपको। ठीक है, फैला दो इस वीडियो को, जितने दोस्तों के साथ फैला सकते हो फैला दो। मैं दावे के साथ बोलता हूं पूरे इंडिया में ये चीज कोई नहीं कर रहा होगा, पूरे इंडिया में, कि जो एक एक एमसीक्यू जो लेटेस्ट बुकलेट है आईसीआई की उसके हिसाब से आपको वीडियो बना कर दे रहा है एक एक एमसीक्यू का। बिलीव मी, बहुत मेहनत लग रही है इसमें मुझे। मेहनत एमसीक्यू समझने में नहीं, एक एक समझाने में। मेरे को कोई समझने में बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, मैं 2 मिनट में मेरे को समझ में आ जाता है एमसीक्यू का क्या रीजनिंग है। लेकिन समझाना बहुत मुश्किल काम है मेरे, लेकिन तो इसका आप पूरी तरीके से फायदा उठाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, एमसीक्यू नंबर 65 एक ट्रस्ट के ऊपर है। बहुत सिंपल से उसका पूरा कंप्यूटेशन निकालना है। और क्या, एक ट्रस्ट को 10 लाख रुपए की इनकम आई, 15 लाख रुपए का डोनेशन आया। ठीक है, 10 लाख रुपए की इनकम, 15 लाख रुपए का डोनेशन, 25 लाख रुपए की उसकी टोटल इनकम है। उसमें से उसको पहले 15% का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैट एग्जेम्पशन, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 वाला एग्जेम्पशन जो ट्रस्ट को मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट ने कितना पैसा अप्लाई किया? 4 लाख रुपए अप्लाई किया टुवर्ड्स व्हाट? कंस्ट्रक्शन, एंड 4 लाख रुपए टुवर्ड्स व्हाट? कुछ और चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो टोटल 8 लाख रुपीस का ट्रस्ट ने खर्चा किया, उसको वो डिडक्शन मिल जाएगा। देयरफॉर द आंसर फॉर ट्रस्ट विल बी व्हाट? 13.25 लाख। एक बार चेक कर लो। एक सेकंड, ये 13.25 नहीं है, यहां पर कुछ मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं चेंज कर देता हूं। ये 9.25 आंसर है, और वो 9.25 कैसे आया यहां पर चेक कर लो। ठीक है, मिस्टेक हो गई यहां पर लिखने में मुझसे। यहां पर इसका टोटल डिडक्शन 12 लाख का है। ठीक है, ये है अपना, एक सेकंड ना, इसमें कुछ मिस्टेक कैलकुलेशन एरर है, मैं आपको बताता हूं कैसे। इसको मैं यही रेक्टिफाई कर देता हूं, नहीं तो ना बाद में भी वो शीट में रह जाएगा। हटना, सिर्फ इतना निकलना। हाँ, तो यहां पर क्या है? ये 21.25 माइनस 8 प्लस 4 है, ये 8 लाख प्लस 4 का डिडक्शन। तो ये 12 लाख अगर आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 9.25। ठीक है, तो वो गलती से वो निकला नहीं। ठीक है, तो आंसर इज 9.25 लाख। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 66, यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, वो एक ऐसे देश के ऐसे बंदे को पेमेंट करता है जो एनजे बोला जाता है, नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया। अब आपको पता होगा कि अगर इंडिया से कोई बंदा एनजे को पेमेंट करता है तो आपको टीडीएस 30% पे काटना पड़ता है एज पर सेक्शन 94A। तो यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनजे के बंदे को 30% पे टीडीएस काट के देगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है तो उसका टैक्स रेट 5% है। तो मैंने आपको बोला था कि उसका टैक्स रेट 5% ही होगा, लेकिन आपको पेमेंट करते समय जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इंडिया से एनजे के किसी बंदे को पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस तो 30% पे ही काटेगा। फिर सामने वाले बंदे को बोलने का कि तू आईटीआर वाईटीआर भर और 5% टैक्स रेट दिखा, और फिर बाकी 25% का तेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफंड दे देगी। देयरफॉर यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि उसका टैक्स रेट कितना होगा और उसका टीडीएस रेट कितना होगा। तो देयरफॉर उसका टैक्स रेट 5% होगा। यहां पर मैंने लिखा हूं टैक्स रेट तो 5% ही होगा, और लेकिन उसका टीडीएस रेट एनजे के लोगों को अगर पेमेंट करोगे तो हमेशा 30% होगा। ये यहां पर 2 रेट पूछे गए इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या हो रहा है? एक नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर राघव, नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडियन कंपनी का जेडीआर खरीदा एज पर द गवर्नमेंट नोटिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर दैट। ठीक है, अब अगर कोई नॉन रेसिडेंट जेडीआर खरीद सकता है? खरीद सकता है, क्यों नहीं खरीद सकता है? अब उसमें क्या टैक्स इंप्लीकेशंस आ सकते हैं? अगर एक एनआर ने जीडीआर खरीदा, उसके बाद उसने वो जीडीआर किसी दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर बेच दिया, तो उसका सेक्शन 47 में एग्जेम्पशन मिलता है, कैपिटल गेन्स नहीं लगता है। अगर एनआर दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर जीडीआर ट्रांसफर करेगा तो एग्जेम्पशन है, लेकिन अगर एनआर किसी रेजिडेंट को बेचेगा तो टैक्स लग जाएगा। तो अगर रेजिडेंट को बेचेगा तो कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी चार्जेबल एट हाउ मच रेट? इट विल बी चार्जेबल एट 10% रेट अंडर सेक्शन 115AC। देयरफॉर यहां पर इसने क्या किया? 300 जीडीआर उसने किसी नॉन रेसिडेंट को बेचा और 200 जीडीआर उसने किसी रेजिडेंट को बेचा। तो जो नॉन रेसिडेंट को 300 जीडीआर बेचा ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो रेजिडेंट को 200 जीडीआर बेचा उस पर उसको
10% टैक्स लग जाएगा, देयरफॉर द आंसर इज सी। और उसमें उसको इंडेक्सेशन ये सब बेनिफिट भी नहीं मिलता है 115 एसी के अंदर। 115 एसी का रेफरेंस आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। मैं जस्टिफिकेशन पूरा दे रहा हूं, ये पूरी शीट आपके साथ में शेयर कर लूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 68, इसमें क्या हो रहा है, एक कंपनी है, उसके दो यूनिट्स है, एक पावर जनरेशन यूनिट और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर यूनिट। सुन लो, मैं एक ही कंपनी हूं लेकिन मेरे दो यूनिट है, एक पावर जनरेशन यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब पावर जनरेशन जो यूनिट है ना, उस पर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो एक एटीआईए बिजनेस वाला यूनिट है। पावर जनरेशन इज कवर्ड अंडर एटीआईए। अब अगर दोनों के बीच में कुछ ट्रांसफर होता है तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक एलिजिबल यूनिट है एटीआईए और एक नॉन एलिजिबल यूनिट है, एक ही एंटिटी का आपस में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग 92 बी है, इसलिए आंसर इज ए। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 69, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। नाउ यहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी कितने में बेच रहा है? 1.8 करोड़ में बेच रहा है प्रॉपर्टी, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है। तो जब सेल कंसिडरेशन 1.8 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है, तो डिफरेंशियल अमाउंट इज इट ग्रेटर देन 110%? यस, इट इज ग्रेटर देन 110%। देयरफॉर डीलर को कैपिटल गेन्स, डीलर को पीजीबीपी कैसे लगेगा? 2 करोड़ उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा, और क्या गुड्स कितने में खरीदा था उसने जितने में खरीदा था वो था 1.5 लाख करोड़ में उसने खरीदा था, 50 लाख रुपीस का डीलर को पीजीबीपी लग जाएगा। कैपिटल गेन्स नहीं, पीजीबीपी, क्योंकि डीलर उसको एक डीलर की तरह बेच रहा है, इन्वेस्टर की तरह नहीं बेच रहा है। तो मैं एक डीलर की तरह अगर घर बेचूंगा तो पीजीबीपी, अगर मैं उसको इन्वेस्टर की तरह बेचूंगा तो कैपिटल गेन। सर डीलर की तरह बेचूंगा तो 43 सीए एप्लीकेबल हो जाएगा, इन्वेस्टर की तरह बेचूंगा तो 50 सी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 1.8 सेल कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है, डिफरेंशियल अमाउंट इज ग्रेटर देन 10%, ग्रेटर देन 10%, एंड देयरफॉर यहां पर आपको लग जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना अगला पॉइंट। सामने वाला जो बायर है उसको क्या होगा? अब बायर को भी तो लग जाएगा गिफ्ट टैक्स, कितने का? 20 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि बायर अगर 2 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी वाली की चीज अगर 1 करोड़ 80 लाख में खरीदता है तो 20 लाख रुपए उसके लिए गिफ्ट टैक्स नहीं हो जाएगा? तो बायर के हाथ में 20 लाख विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। यहां पर दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने बोर्ड पे डाल दिया है। सेलर को 43 सी एप्लीकेबल हो जाएगा और बायर को जो एप्लीकेबल होगा वो हो जाएगा 56 to 10, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्रेम किया गया है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 70 की तरफ बढ़ते हम लोग, काफी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। एमसीक्यू नंबर 70 पे पहुंच गए हम लोग। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक रीट है और रीट को यहां स्पेशल पर्पस व्हीकल से जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। लेकिन क्या वो डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है? वो डिपेंड करता है एसपीवी के ऊपर। अगर एसपीवी ने 115 बी डबल ए ऑप्ट किया है तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स हो जाएगा, और अगर एसपीवी ने 115 बी डबल ए ऑप्ट नहीं किया है तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी, exempt in the hands of REIT। ऑलवेज भी लिखना चाहिए था इंस्टीट्यूट को आगे, exempt in the hands of REIT always, exempt in the hands of unit holder if SPV does not exercise option under 115BAA। अगर 115BAA SPV नहीं लेता है तो इन्वेस्टर के हाथ में exempt होगा, जो मैंने आपको यहां पर बोला। नो 115BAA then it is exempt। I hope it is clear। I hope ये सारे explanations और जो मेरी राइटिंग है, राइटअप है, जो आजू बाजू में मैं लिख रहा हूं, मैं यहीं पे फिट करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता तो एक अलग से शीट बनाकर दे सकता था, एक वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल जिसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगा, लेकिन बेटर है ना एमसीक्यू की रीजनिंग वहीं पर आपको मिल जाए जहां पर आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सब चीज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये एडवर्टीजमेंट के लिए डोनेशन दे रही है। एमसीक्यू नंबर 71 है ये, ठीक है। मेरे को नंबर बोलना बहुत जरूरी है मैं शुरुआत में, क्योंकि मेरे को आगे इसका ना कुछ कट करके मेरे को सेपरेट करना है सब कुछ। मैं बताता हूं मेरा क्या प्लान है आगे जाके, ठीक है, फिर कभी, आज के लेक्चर में नहीं। तो सेक्शन एमसीक्यू नंबर 71, मैं एक इंडियन कंपनी हूं और मैं किसी को क्या कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं एक पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में। तो याद करो, अगर पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में एडवर्टीजमेंट करोगे तो पीजीबीपी में डिसअलाउड है सेक्शन 37(2)(b) के अंदर, लेकिन उसको आप डोनेशन मानकर 80 जीजीबी में डिडक्शन ले सकते हो चैप्टर 6 से में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में अगर कोई इंडियन कंपनी डोनेशन दे, पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में एडवर्टीजमेंट करती है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम में एडबैक हो जाएगा, लेकिन जब वो अपने चैप्टर 6 से का डिडक्शन लेगा तो उसमें 80 जीजीबी में वो डिडक्शन ले सकता है। देयरफॉर इसका आंसर है आंसर नंबर सी। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 72, ये एक कंपनी है जो एलिजिबल स्टार्टअप करती है एटीआईएससी में। अब उसका 25 लाख रुपए का प्रॉफिट है फ्रॉम एटीआईएससी बिजनेस। तो एटीआईएससी बिजनेस वालों को 100% प्रॉफिट माफ है, 10 में से कोई भी 3 साल के प्रॉफिट 100% माफ। अब एओ ने क्या किया,
उसमें दो किस्म के डिसअलावेंस कर दिए, एक 3 लाख रुपए का डिसअलावेंस, एक टीडीएस का डिसअलावेंस कर दिया, और एक 2 लाख रुपए का 43B का डिसअलावेंस कर दिया। तो और एओ ने उसकी टोटल इनकम बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 लाख से 30 लाख कर दी। तो सवाल ये उठ रहा है, अगर एओ जो पोर्शन डिसअलाउ कर रहा है और उसकी इनकम 25 लाख से 30 लाख कर रहा है, तो क्या उसको डिडक्शन 25 लाख का मिलेगा या डिडक्शन 30 लाख का मिलेगा? द आंसर इज 30 लाख। यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में हुआ करता था। याद करो, ट्रांसफर प्राइसिंग में स्पेसिफिक प्रोविजन है जो बोलता है कि अगर एओ आपका आर्म्स लेंथ प्राइस चेंज करता है तो फिर आपको चैप्टर 6 से और 10AA का डिडक्शन एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं मिलेगा। ऐसा ट्रांसफर प्राइसिंग में लिखा गया है। कहां लिखा गया है बताओ, मैं स्पेसिफिक बताओ एकदम स्पेसिफिकली। इट इज गिवन इन फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 92C सबसेक्शन 4। 92C सबसेक्शन 4 के पहले प्रोवाइजो में बोला गया ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला है। आपने 25 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, एओ ने 2 लाख और 3 लाख ऐड करके 30 लाख किया, आपको डिडक्शन 30 लाख का ही मिलेगा। चेक करो बराबर से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था आपका एमसीक्यू नंबर 72। एमसीक्यू नंबर 73 इज बेस्ड ऑन सेक्शन 271 AAB, जो आपने पढ़ा होगा पेनाल्टी के चैप्टर में 271 AAB। अब इसमें क्या बोला है, अगर आपके घर में सर्च हो जाता है, आपके ऑफिस में सर्च हो जाता है और कोई स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर की इनकम है। स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? 2 ईयर स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर बन सकता है। एक तो जिस साल में सर्च हुआ उसका पिछला साल, जिसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अभी तक आया नहीं और आपने भी रिटर्न नहीं बनाए, वो स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर है। दूसरा स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? करंट प्रीवियस ईयर। तो यहां पर एसएससी ने क्या किया, एसएससी के ऊपर सर्च हो गया ऑन व्हाट इन द मंथ ऑफ मई 2022, और 21-22 जो स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर आप बोल सकते हो, उसकी कुछ इनकम एसएससी ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपके घर में सर्च होता है, ऑफिस में सर्च होता है, और अगर आपने कोई इनकम स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर की जो बिलोंग करती है आपने उसमें रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको 132(4) का स्टेटमेंट देना है। सर्च खत्म होने के पहले वो एक्सप्लेनेशन देना है, और जो ड्यू डेट है उससे पहले अगर आप टैक्स, इंटरेस्ट जो भी है और आपका आईटीआर वो सब भर देते हो, तो फिर ऑफिसर आप पे 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम की पेनल्टी लगा के छोड़ देगा। क्या एसएससी ने वो सारी चीजें किया है जो मैंने बोला? क्या एसएससी ने डिक्लेरेशन किया है? किया है। क्या एसएससी ने सोर्स एक्सप्लेन किया है? किया है। क्या एसएससी ने टैक्स भरा है? भरा है। क्या एसएससी ने इंटरेस्ट भरा है? भरा है। क्या एसएससी ने आईटीआर भरा है? भरा है। तो उसको ये रिलैक्सेशन मिलेगा ऑफ 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम की पेनाल्टी। अगर वो ये सब नहीं करता तो उसको कितनी पेनाल्टी लग जाती? 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम की पेनाल्टी लग जाती, लेकिन यहां पर वो बच गया। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। दिस इज एमसीक्यू नंबर 73। लेट अस गो अहेड। एमसीक्यू नंबर 74। यहां पर क्या हो रहा है, मैं एक कंपनी हूं एबीसी लिमिटेड और मैं 2 चीज लीज पर ले रहा हूं एक ही बंदे से। मिस जानवी, उससे मैं 2 चीज लीज पर ले रहा हूं। एक, मैं उससे रेंट पे कुछ जगह ले रहा हूं, और उससे मैं रेंट पे कुछ मशीनरी ले रहा हूं। जगह कब से ले रहा हूं? जगह में जुलाई से ले रहा हूं। और मशीनरी कब से ले रहा हूं? मशीनरी में ले रहा हूं अक्टूबर से। तो जगह मैंने कितने महीने के लिए लिया? 9 महीने के लिए। और मशीनरी अक्टूबर से लिया तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है, अगर आप किसी से जगह लेते हो, बिल्डिंग, लैंड या मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर लेते हो, तो ये सब कुछ 194I में कवर होता है। और जब तुम 2,40,000 का थ्रेशोल्ड काउंट करोगे ना, तो सब मिलाकर थ्रेशोल्ड काउंट करना होता है। 194J जैसा नहीं, 194J में आपको सेपरेटली 30,000 हर एक इनकम के लिए काउंट करना पड़ता है, लेकिन 194I में इंक्लूडिंग सब कुछ देखो, सब मिलाकर बिल्डिंग, और एक ही बंदे से अगर आप रेंट पे लेते हो, बिल्डिंग भी उसी से लिया और मशीनरी भी उसी से लिया, सब मिलाकर अगर 240 क्रॉस होता है टीडीएस काटना पड़ेगा। उसमें जो बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर ये सब पे आपको 2% है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पे आपको 10% है। सॉरी, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको 2% है, प्लांट मशीनरी ये सब पे, सॉरी मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको 10% है। 10% लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 2% है। तो यहां पर देखते हैं उसका टीडीएस कितना आएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने बोला टोटलिटी में काउंट होता है सब कुछ मिलाकर, साथ साथ में 20,000 रुपए का उसका रेंट है 9 महीने के लिए, जुलाई से लेकर मार्च तक, तो 1,80,000 उस पर 10% टीडीएस कटेगा। और ये 6 महीने का उसका रेंट है मशीनरी का, उस पर 2%, 90,000 दोनों अगर मिला दोगे तो 2,40,000 क्रॉस होता है, टीडीएस कट के रहेगा। देखो यहां पर देयरफॉर द आंसर इज सी, कि इस पे 1,80,000 पे 10% और इस पे 90,000 पे 2%। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 75। यहां पर एक एसएससी है मिस्टर एक्स, उसने 3 चीज खरीदा। सबसे पहले उसने मुंबई में एक रेजिडेंट से एक प्रॉपर्टी खरीदा, हाउस प्रॉपर्टी खरीदा 90 लाख का। क्या उस पर टीडीएस कटेगा? अगर सेलर रेसिडेंट है और वो अगर आपको 50 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी बेचता है तो आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, यस। दूसरा, उसने कोलकाता के एक बंदे से अर्बन प्लॉट खरीदा। अर्बन प्लॉट पे टीडीएस कटता है, लेकिन यहां पर नहीं कटेगा क्योंकि उस प्लॉट की वैल्यू 50 लाख से कम है, तो नहीं कटेगा। तीसरा, उसने 50 लाख से ज्यादा का रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, उस पे तो टीडीएस कट ही नहीं सकता है क्योंकि 194I है, उस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। देयरफॉर टीडीएस किस पे कटेगा? सिर्फ पहले वाले पे, जो मुंबई की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंट से खरीद रहा है, 50 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू है, 90 लाख की प्रॉपर्टी है, उस पे कटेगा। अर्बन प्लॉट पे क्यों नहीं कट रहा है? अर्बन प्लॉट पे जनरली कटेगा, लेकिन यहां पर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 50 लाख से कम वैल्यू है। और तीसरा वाला कौन सा है? तीसरा वाला जो है वो है
तुम्हारा 60 लाख का रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड 190 पर आईए से बाहर निकाल के रखा है गवर्नमेंट ने। इस तरीके से इस पर्टिकुलर एमसीक्यू की रीजनिंग चलती है, ठीक है। देयरफॉर द आंसर इज डी, कि सिर्फ और सिर्फ 90 लाख पे टीडीएस कटेगा, 49.5 लाख और 60 लाख वाले प्रॉपर्टी पे टीडीएस नहीं कटने वाला है। यह है आपका एमसीक्यू नंबर 75। आगे बढ़ता हूं मैं एमसीक्यू नंबर 76 की तरफ, ठीक है। नाउ पे अटेंशन प्लीज। यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, ये दो लोगों को पेमेंट कर रहा है। एक नॉर्मल नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है और एक एनजे वाले नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है। तो ये पहले भी आ चुका है एक एमसीक्यू में आज के सेशन में, कि अगर आप एक नॉर्मल नॉन रेसिडेंट, एनजे नॉन रेसिडेंट नहीं है, नॉर्मल देश का नॉन रेसिडेंट है, तो 194 एलबी के अंदर 194 एलबी के अंदर 5% टैक्स कटता है प्लस 4% सेस, तो आपका 5.2% टैक्स कट जाएगा नॉर्मल नॉन रेसिडेंट के लिए। लेकिन एनजे वाला नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए 5% टैक्स नहीं कटेगा, उसके लिए आपको 30% टैक्स काटना पड़ेगा 194 ए के हिसाब से, और उस पे 4% सेस विल कम टू व्हाट 31.2%। चेक कर लो। देयरफॉर यहां पर एसएससी दो लोगों को पेमेंट कर रहा है, एक नॉर्मल नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, एक एनजे वाले नॉन रेसिडेंट। और एसएससी कौन है? एसएससी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है। तो यहां पर मैंने उसकी रीजनिंग आपको बता दी, एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 77, यहां पर क्या बोला गया है सुन लो अच्छे से। ये प्रोविजन है ऑन एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हर एक बहुत सारे एसएससीज को गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाला है कि आपको एसएफटी भरना है। कब तक भरना है? साल खत्म होने के बाद 31 मई तक। अगर साल खत्म हो गया 31 मई तक आपको एसएफटी भरना पड़ेगा। अगर साल खत्म होने के बाद 31 मई तक एसएफटी नहीं भरा तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी। कितनी? 271 एफए में कितनी पेनाल्टी लग जाएगी? 1 जून से पेनाल्टी चालू हो जाएगी। कितनी? 500 रुपीज पर डे। और उसके कुछ दिनों कुछ महीनों बाद डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगी, अगर उसके बाद भी नहीं भरा तो 1000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लग जाएगी। तो इसने एसएफटी नहीं भरा। कब तक नहीं भरा? 31 अक्टूबर तक नहीं भरा, ठीक है। लेकिन उसको 1 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने नोटिस भेजी, तो जब तक गवर्नमेंट नोटिस भेजती है तब तक 500 पर डे, और उसके बाद 1000 पर डे, जब तक वो एसएफटी भरता नहीं है। एसएफटी उसने 31 अक्टूबर को भर दिया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर के एक दिन, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसको नोटिस आई है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का एक दिन मिलाकर 123 डेज होता है। तो 123 डेज का उसको 500 रुपीज की पेनाल्टी लग जाएगी। प्लस आफ्टर गेटिंग नोटिस कितने दिन बचते हैं? 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 30 दिन होते हैं, तो उसके 1000 रुपया। देयरफॉर आंसर विल बी 91,500 रुपीज की उसको पेनाल्टी लग जाएगी। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, यहां पर पी करके एक बंदा है, वो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको अभी बहुत सारी चीजें मिल रही है। सबसे पहले उसको 80 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वाली एक प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है किसी से। वो सोचो, अगर मैं वो बंदा हूं, मुझे कोई 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वाली जिसकी 80 लाख गिफ्ट में देता है, तो मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देने वाले को कुछ नहीं लगेगा। सेक्शन 47 में गिफ्ट देने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, गिफ्ट लेने पे टैक्स लगता है। लेने पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, देने पे नो कैपिटल गेन्स, गिविंग ऑफ गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47। तो 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पे मुझे टैक्स लग जाएगा। उसके बाद मुझे एक और प्रॉपर्टी मिली जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ 50,000 है, उस पर मुझे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स तब लगता है जब आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट 50,000 या उससे कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके वो केस में आपके हाथ में गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरी और एक चीज, 1 लाख रुपए की इसको एक और प्रॉपर्टी मिली जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख रुपया है, तो उस पर भी उसको टैक्स लग जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू पे उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। देने वाले को किसी में भी टैक्स नहीं लगने वाला है, पहली प्रॉपर्टी भी नहीं, दूसरी तीसरी, किसी को भी देने वाले में कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेने वाले को पहली प्रॉपर्टी पे 80 लाख वाली और दूसरी प्रॉपर्टी जो 81 लाख वाली उस पर लगेगा, 50,000 वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा। देयरफॉर द आंसर इज सी। चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। 79 में क्या दिया है, ये अपन ने पहले भी किया है, वही एमसीक्यू है। यहां पर पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है, उसको अपनी सब्सिडरी कंपनी से 54 लाख का नेट ऑफ टीडीएस डिविडेंड मिल रहा है। तो नेट ऑफ टीडीएस को आपको ग्रॉस करना पड़ेगा, 10% टीडीएस होता है, तो वो 60 लाख हो जाएगा। तो ये डिविडेंड रिसीव्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट क्या होता है मैंने आपको पहले वाले एमसीक्यूज में बताया है कि ड्यू डेट क्या होता है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विल बी कंसीडर्ड एज ड्यू डेट। अब डोमेस्टिक कंपनी का ड्यू डेट क्या है, वो 31 अक्टूबर का इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग ड्यू डेट है। तो यहां पर ड्यू डेट क्या हो जाएगा उसका, 30 सितंबर तक भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो भी डिडक्शन मिलेगा। तो उसको मिला 60 लाख, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट 50 लाख कर रहा है, डिडक्शन विल बी लोअर ऑफ द टू एंड द आंसर विल बी 50 लाख ओवर ईयर। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद एमसीक्यू नंबर 79। इट इज सिमिलर टू वन ऑफ द एमसीक्यूज व्हिच वी हैव डन अर्लियर। हमने पहले भी ऐसा एक एमसीक्यू इससे अच्छा वाला किया है। और अभी के लिए जो आखिरी एमसीक्यू मैं उठा रहा हूं इस पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 3 में मैं 81 से लेकर 120 तक एमसीक्यू खत्म कर दूंगा। तो हमारे जो सिंगल एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग केस सिनेरियोस भी शुरू कर देंगे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 80 भी बहुत सिंपल है। यहां पर एक कंपनी है, वो अपने खुद के शेयर्स बायबैक कर रही है। तो बायबैक करते समय अब से कंपनी को टैक्स लगता है 115 क्यूए के हिसाब से। कितना परसेंट टैक्स?
20% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस, मिला लो 23 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। अब बायबैक करते समय टैक्स कितने पे भरेगी कंपनी? कंपनी टैक्स भरेगी जितना भी कंपनी ने शेयर होल्डर को पैसा दिया माइनस जितना भी शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया होगा शेयर्स खरीदते समय एज पर द प्रिस्क्राइब रूल्स। तो बायबैक कंपनी ने कितना पैसा दिया? 23 लाख। शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? 17 लाख। तो 6 लाख रुपीस के ऊपर इतना टैक्स लगेगा। तो 6 लाख रुपीस के ऊपर अगर आप इतना टैक्स लगाते हो तो आपको आंसर आ जाएगा 139,776 रुपीस। दिस इज द फाइनल आंसर। आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन ओवर हियर। आई विल कंटिन्यू विद द सेशन इन द नेक्स्ट वीक। हर हफ्ते में एक एक वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 5 to 6 वीक्स में सारा का सारा एमसीक्यूज जितना भी आईसीआई की बुकलेट के अंदर है वो सब खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा ये एमसीक्यू सेशन सुनने। फिर से मैं इसका तरीका बता देता हूं आपको। आप मेरे साथ बैठ के मत सुनो, पहले आप खुद प्रैक्टिस करो और अगर प्रैक्टिस करने के बाद कोई एमसीक्यू की रीजनिंग में दिक्कत आती है तो आप फटाक से मेरा वीडियो सुन लो, फटाक से सुन लो। नीचे मैं एमसीक्यू के लिए टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, जैसे मैंने पहले वीडियो के लिए डाला था वैसे मैं इस वीडियो के लिए भी डाल दूंगा, ताकि आपको कोई स्पेसिफिक एमसीक्यू में दिक्कत आ रही है डायरेक्टली उस पर क्लिक करो, आपको आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। डायरेक्ट टैक्स के भी ऑलमोस्ट सारे रिविजन्स मैंने डाल दिए, सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए, चैप्टर 6 से एक्सेट्रा सारे बड़े टॉपिक खत्म। नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर प्राइसिंग, वोडाफोन केस लॉ, डीटीडब्ल्यू, सब रिविजन वीडियोस मैंने डाल दिया है। सिर्फ लास्ट पार्ट जो बचा है वो भी मैं अगले हफ्ते डाल दूंगा मोस्टली, ठीक है। मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करता हूं? मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप जी लगा के पढ़ो, पूरी मेहनत करके पढ़ो, दिन रात एक कर दो और इस तरीके से पढ़ो कि जिंदगी में ना ऐसा कभी पढ़ा था ना ऐसा कभी पढ़ने का सोचोगे, उस तरीके से पढ़ाई करो। और पढ़ाई करते समय मजे लेकर पढ़ो, रो रो के मत पढ़ो, क्रिब मत करो, ये मत बोलते रहो यार कितना ज्यादा है, ये कितना बड़ा है, ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये सब्जेक्ट कितना बोरिंग है, ये सब्जेक्ट याद ही नहीं रहता है। देखो, क्रिप करके रो रो के भी पढ़ना है और हंस हंस के भी पढ़ना है, तो क्यों ना हम हंस हंस के पढ़े, उसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, ऐसा पढ़े कि ये पढ़ के जिंदगी में हमको पास तो होना ही है, साथ साथ में लाइफ में कभी ना कभी ये नॉलेज काम भी आएगा। उस तरीके से पढ़ो बेटा, ठीक है। और मेरी तरफ से आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए, किसी भी किस्म की, तो आप मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर कॉल करो, ठीक है। कॉल मत करो, मैसेज करो। कॉल करोगे तो बहुत ज्यादा मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। 9009008977 ये जो हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मैसेज करो। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई भी चीज है, मैं आपके डाउट्स एड्रेस करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी फुल स्विंग में कर रहे होंगे, पूरी ताकत लगा के अपनी पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। ऐसी तरीके से और एमसीक्यू सेशंस में आगे लाता रहूंगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग, बाय।